जय हिंद साथियों, अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। इकोनॉमी की वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा उदारीकरण। उदारीकरण एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सर्वप्रथम हम इसकी सिलेबस की बात करेंगे तो यह 2019 के सिलेबस में 7.4 उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के अंतर्गत शामिल है। साथ ही साथ 2020 के सिलेबस में यह डायरेक्टली तो कहीं लिखा नहीं है, परंतु यूनिट 1 के अंतर्गत हम इसे शामिल करेंगे। आगे हम विगत वर्षों के प्रश्न देखेंगे, जहां 3 मार्कर की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन है निजीकरण एवं उदारीकरण में विभेद। सेकंड पूछा गया विनिवेश। 6 मार्क्स क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो पहला इसमें है भारत में उदारीकरण की सफलता एवं असफलता पर अपने विचार दीजिए। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया भारत में उदारीकरण के प्रभावों को लिखिए। और थर्ड है उदारीकरण और निजीकरण को परिभाषित कीजिए। 1991 की नीति में इनके प्रावधानों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट हमारा अगर 15 मार्क्स की क्वेश्चन की बात करें तो एक प्रश्न बना है इसमें, भारत में कृषि पर उदारीकरण के प्रभावों को सविस्तार व्याख्या कीजिए। देखिए, उपरोक्त प्रश्न जो कि 2014 से लेकर 17 तक रेगुलर पूछे गए और 2015 में तो 2 क्वेश्चन पूछे गए, इस टॉपिक के महत्व को बता रहे हैं और आपकी आवश्यकता बता रहे हैं कि क्यों आपको इसको पढ़ना जरूरी है, क्यों इस पर ध्यान अधिक देना है। साथ ही साथ 2018 में इससे कोई प्रश्न नहीं बना तो नेक्स्ट जो पीएससी है अर्थात 2019 की जो पीएससी है उसमें इस टॉपिक से प्रश्न बनना अत्यंत संभावित है। आगे हम देखेंगे कि उदारीकरण को हम किन बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा देखेंगे, तत्पश्चात इसकी विशेषताएं अर्थात उदारीकरण की क्या प्रवृत्तियां रहीं या क्या कार्य उदारीकरण के अंतर्गत किए गए। साथ ही साथ हम इसके विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव की बात भी करेंगे। आगे हम इसकी परिभाषा देखते हैं। अगर मैं एक सामान्य परिभाषा बोलूं कि हम क्या उदारीकरण से समझ सकते हैं, तो उदारीकरण अर्थात उदार मतलब आपके व्यवहार है जो उदार रहेगा, नम्र रहेगा। इसे हम उदाहरण से कैसे समझेंगे कि जैसा बोलते हैं कि मेरे पिताजी काफ़ी उदार हैं। उदार अर्थात वह मैं कुछ भी करता रहूं वह मुझसे कुछ भी नहीं कहते। इसी तरह उदारीकरण आर्थिक क्षेत्र पर लागू होता है, तो इसमें सरकार अपना व्यवहार उदार रखती है, अर्थात निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था में कुछ भी करता रहे, सरकार उसे ज़्यादा टोकती नहीं है। यह तो एक सामान्य परिभाषा जिसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, अब एक परिभाषा हम देखेंगे। उदारीकरण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक अवधारणा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात जिसमें निजी क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसे रोका टोका नहीं जाता। तो यह उदारीकरण क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा है जिसमें राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया जाता, अर्थात कोटा प्रणाली, लाइसेंस प्रणाली, परमिट प्रणाली तथा इंस्पेक्टर राज्य इत्यादि को समाप्त किया जाता है। कोटा प्रणाली क्या कि कुछ उद्योगों को आरक्षित कर दिया जाता है, कुछ कंपनियों को आरक्षित कर दिया जाता है, तो यह तो कोटा प्रणाली। लाइसेंस प्रणाली अर्थात आपको उद्योग स्थापना हेतु लाइसेंस की आवश्यकता होती है। परमिट प्रणाली अर्थात आपको व्यापार के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। तथा इंस्पेक्टर राज्य अर्थात इस टाइम पुलिस का अत्यधिक महत्व था, पुलिस या बोलें जो जांच एजेंसियां थीं उनका अत्यधिक महत्व था, इत्यादि को समाप्त किया जाता है। किसके अंतर्गत? उदारीकरण। साथ ही साथ बाजार को कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, अर्थात बाजार अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। आगे आर्थिक उदारीकरण में आर्थिक नीतियों को उदार एवं सरल बनाकर आर्थिक विकास की प्रक्रिया में विद्यमान जटिलताओं को कम करके उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने की रणनीति अपनाई जाती है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि अधिकाधिक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। हम अब आगे इसकी विशेषताएं, प्रवृत्तियां, कार्य तीनों को एक साथ देखेंगे कि क्या क्या इसकी विशेषताएं, प्रवृत्तियां एवं कार्य रहे। पहला है सांकेतिक नियोजन प्रणाली प्रचलन में आई। इससे पूर्व एक तीव्र या जटिल नियोजन प्रणाली भारत में प्रचलन में थी, लेकिन उदारीकरण के पश्चात सांकेतिक मात्रा में सरकार नियोजन करती थी। नियोजन अर्थात जो पंचवर्षीय योजनाओं से आर्थिक विकास की रणनीति तैयार की जाती थी वह अब मात्र सांकेतिक रूप से रह गई थी। सेकंड है सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन एवं निजी क्षेत्र को बढ़ावा। सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन अर्थात जो सार्वजनिक उद्यम थे उनको धीरे धीरे निजी क्षेत्र की ओर अग्रसर किया गया, उनमें विनिवेश किया गया और उन्हें निजी हाथों में सौंपते गए। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण, न्यूनीकरण, उदारीकरण। सरल बनाया गया लाइसेंस प्राप्त करना, उसको न्यून अर्थात कम क्षेत्रों में लागू किया, साथ ही साथ उदार व्यवहार भी इसमें अपनाया गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है घरेलू वित्तीय संस्थाओं तथा नियंत्रणकारी संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान करना। वित्तीय संस्थाओं में क्या, सेबी जैसी संस्थाएं जो नियंत्रणकारी संस्थाएं थी, एर्डा संस्था थी, उनको अधिक स्वायत्तता प्रदान अब की गई। साथ ही साथ नेक्स्ट है एमआरटीपी व फेरा एक्ट में कंपनियों को रियायत। एमआरटीपी क्या अर्थात जो एकाधिकार प्रबंधन अधिनियम था उसमें रियायत कंपनी को दी गई। साथ ही साथ फेरा जो फॉरेन के रेगुलेटिंग के लिए जो एक्ट था फॉरेन कंपनीज के, तो उसमें भी कंपनियों को रियायत प्रदान की गई। साथ ही साथ फेरा की जगह फेमा जैसे एक्ट भी
लाए गए। आगे हमारा है उद्योगों का व्यापक समूहीकरण। व्यापक समूहीकरण अर्थात अब उद्योगों को एक ही उद्योग अनेक वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है, अर्थात अनेक वस्तुओं को एक उद्योग के अंतर्गत समूह में ला दिया गया। साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक है पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण, अर्थात जो पिछड़े क्षेत्र थे उनमें औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया गया, उनमें उन क्षेत्रों के लिए लाइसेंस प्रदान करने में छूट दी गई, आदि कार्य किए गए। नेक्स्ट हमारा है निर्यात उत्पादन के लिए प्रेरणा, अर्थात ऐसा उत्पादन करने के लिए प्रेरणा दी गई जो कि निर्यात को बढ़ावा दे, निर्यात उत्पादन को बढ़ावा दे। नेक्स्ट हमारी विशेषता है लघु उद्योगों व सहायक इकाइयों की निवेश सीमा में वृद्धि, अर्थात इन क्षेत्रों में अब आप निवेश अधिक मात्रा में कर सकते हैं, उसमें वृद्धि की गई। नेक्स्ट विशेषता है सरकारी हस्तक्षेप या नियंत्रणकारी प्रवृत्तियों को धीरे धीरे कम करना, सरकार जो हस्तक्षेप उद्योगों पर रखती थी उसको कम किया गया और जो अपना नियंत्रण स्थापित करती थी उसे भी कम करना इसमें लागू किया गया। नेक्स्ट हमारा है 11 पॉइंट आर्थिक कानूनों एवं दिशा निर्देशों का उदारीकरण, उनमें संशोधन या उनके स्थान पर नए कानूनों का सृजन। जो कानून हमारे थे वो पहले हम देख चुके हैं, MRTP फेरा जैसे एक्ट, उनमें उदारता लाई गई, उनमें संशोधन किया गया, साथ ही साथ नए एक्टों को भी प्रचलन में लाया गया। आगे हम उदारीकरण के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभावों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रभावों की या उन क्षेत्रों की रूपरेखा देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों पर हम इसके प्रभाव क्रमवार अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला हमारा बिंदु है आर्थिक विकास पर प्रभाव, नेक्स्ट है विदेशी व्यापार पर प्रभाव, थर्ड है कृषि क्षेत्र पर प्रभाव, एंड फोर्थ आधारभूत संरचना पर प्रभाव, फिफ्थ हमारा है गरीबी पर प्रभाव, सिक्स है सेवा क्षेत्र पर प्रभाव, नेक्स्ट सेवेंथ है सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव, एट्थ है रुपये की विनिमय दर पर प्रभाव, नाइन्थ मुद्रा की परिवर्तनीयता, और टेंथ है वित्तीय क्षेत्र में गतिशीलता। नेक्स्ट 11th बीमा क्षेत्र में सुधार, 12th है नियामकीय शक्तियों को बढ़ावा, और 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संकुचन। यह वह क्षेत्र हैं जिन पर हम उदारीकरण के प्रभावों का क्रमवार अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला हमारा है आर्थिक विकास पर प्रभाव। आर्थिक विकास में देश में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि हुई, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो आर्थिक गतिविधियों में नवाचार स्वतः ही होने लगेगा और इस तरह नए उद्यमी वर्ग का भारत में उदय होने लगा, यह प्रभाव रहा। सेकंड है भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी निवेश को बढ़ावा मिला, परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिला। देखिए निजी क्षेत्र जो होता है वो पूंजी के लिए कार्य करता है, पूंजी लाभ के लिए कार्य करता है, तो जब निजी निवेश बढ़ेगा तो पूंजी निर्माण स्वतः ही बढ़ने लगेगा। थर्ड है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा में वृद्धि से FDI अधिक मात्रा में देश में होने लगा। पहले क्या था, 1990 से पूर्व एक निश्चित सीमा तक ही FDI भारत में आ सकता था, किसी कंपनी में FDI एक निश्चित सीमा तक हो सकता था, लेकिन उस सीमा को इस उदारीकरण की नीति के पश्चात बढ़ा दिया गया जिससे भारत में FDI में वृद्धि हुई। फोर्थ हमारा बिंदु है विदेशी तकनीक का आगमन। देखिए जब कोई कंपनी बाहर कंपनी अपने देश में FDI के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करती है तो वह अपना लाभ कमाने के लिए तकनीक भी साझा करती है, तो इस तरह विदेशी तकनीक का भारत में आगमन हुआ। नेक्स्ट हमारा बिंदु है सकल घरेलू बचत और सकल घरेलू पूंजी निर्माण में वृद्धि हुई। जो हमारी सकल घरेलू बचत थी, साथ ही साथ सकल घरेलू पूंजी जो थी, निर्माण जो था उसका, उसमें वृद्धि हुई। इसे हम देखते हैं, डाटा हमारा है कि सकल घरेलू बचत जो 1990 में 23% थी, वहीं 2010 में यह 34% हो गई। साथ ही साथ सकल पूंजी निर्माण जो था 1990 में जहां 26% हुआ करता था, वहीं यह 2010 में 36.8% हो गया। नेक्स्ट हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था PPP के आधार पर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था परचेसिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर बन गई। और नेक्स्ट हमारा है खाद्यान्नों का उत्पादन भी बढ़ के 240 मिलियन टन से ऊपर पहुंच गया। तो इस तरह हमने आर्थिक विकास पर उदारीकरण के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन किया। नेक्स्ट हम देखेंगे विदेशी व्यापार पर इसके प्रभाव क्या पड़े। विदेशी व्यापार पर पहला है कि उदारीकरण के फलस्वरूप भारत में उदार विदेशी व्यापार नीति का सृजन किया गया। उदार अर्थात रियायतें प्रदान की गई आयात निर्यात में, ज़्यादा कठोरता से शुल्क नहीं लिए गए, ना ही ज़्यादा कठोर नीति अपनाई गई। पहला इसमें है कि कुल निर्यात की अगर हम बात करें जो 1990 में 18,143 मिलियन डॉलर का होता था, वहीं 2010 में यह 3,84,624 मिलियन डॉलर का होने लगा। साथ ही साथ कुल आयात की अगर बात करें जो 2090 में 24,075 मिलियन डॉलर हुआ करता था, वहीं यह 2010 में 4,89,181 मिलियन डॉलर होने लगा। थर्ड हम देखेंगे आधारभूत संरचना पर उदारीकरण के प्रभाव। इसमें पहला है आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया गया।
अब यह मान लिया गया कि आधारभूत संरचना आर्थिक विकास का मुख्य आधार है, फलतः उदारीकरण के फलस्वरूप निवेश को इस क्षेत्र में अधिकाधिक बढ़ाया गया। सेकंड है, क्या क्या कार्य हम किए गए विभिन्न क्षेत्रों में, हम वह देखेंगे उदारीकरण के बाद के। सड़क परिवहन के क्षेत्र में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना का शुभारंभ किया गया। ऊर्जा के क्षेत्र में अल्ट्रा मेगा विद्युत प्रोजेक्ट लाया गया। शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण किया गया, अर्थात शिक्षा को सभी जगह तक पहुंचाना सुलभ बनाया गया। इसके लिए 2009 में RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट भी सरकार द्वारा लाया गया। फिफ्थ है, विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी सहभागिता को प्रोत्साहित करना, अर्थात अब विद्युत उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा भी किया जा सकता है। सिक्स है, संचार क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश को अनुमति, अर्थात दोनों क्षेत्र अब इसमें निवेश कर सकते हैं। सेवेंथ है, LPG गैस की उपलब्धता को बढ़ाना। इस तरह आधारभूत संरचना पर प्रभाव हमने उदारीकरण के देखे। फोर्थ हमारा है गरीबी पर प्रभाव। गरीबी पर क्या है, आर्थिक उदारीकरण का निर्धनता कम करने पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। यद्यपि आर्थिक उदारीकरण के कारण लोगों की आय तो बढ़ी है, परंतु जीवन स्तर में सुधार भी परिलक्षित हो रहा है। परंतु यह भी सत्य है कि आर्थिक उदारीकरण से आर्थिक और सामाजिक विषमता बढ़ी है, जिसका कारण असंतुलित विकास होना है। तो क्या है कि इस क्षेत्र में अधिक सकारात्मक परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलते। कुछ परिवर्तन सकारात्मक हैं, जैसे लोगों की आय बढ़ना, उनके जीवन स्तर में सुधार होना, परंतु यह क्या है, यह सभी लोगों के लिए लागू नहीं होता। अभी भी वर्तमान में भी सामाजिक विषमता अत्यधिक भारत देश में विद्यमान है, जो कि असंतुलित विकास का द्योतक है। नेक्स्ट हमारा है सेवा क्षेत्र पर उदारीकरण के प्रभाव। पहला, भारत विश्व के शीर्ष सेवा निर्यातक देशों में शामिल है। वर्तमान में भारत शीर्ष सेवा निर्यातक देश है। सेकंड है, भारत की GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से भी अधिक हो गया है। सर्वाधिक योगदान अगर है किसी क्षेत्र का तो वह सेवा क्षेत्र का है। भारत में सेवा क्षेत्र की विकास दर वर्तमान में 3.6% है, जबकि विश्व में अगर हम बात करें सेवा क्षेत्र की विकास की तो वह 2.9% है, अर्थात विश्व के औसत से भारत की विकास दर सेवा क्षेत्र की अधिक है। अधिक ही नहीं, बहुत ज़्यादा अधिक है। फोर्थ है हमारा, आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के बाद सेवा क्षेत्र का न केवल विविधीकरण हुआ, बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और उनकी उपलब्धता भी बढ़ी है। उदारीकरण के बाद अर्थात विविधीकरण से आशय है सेवा क्षेत्र की में विभिन्न क्षेत्र लाए गए, साथ ही साथ उनकी गुणवत्ता में भी सुधार हुआ और उनकी उपलब्धता बढ़ी, अर्थात अधिक मात्रा में सेवाएं उपलब्ध होने लगी। नेक्स्ट सेवा क्षेत्र में प्रभाव है, सेवा क्षेत्र विदेशी मुद्रा अर्जन तथा रोजगार सृजन की दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कैसे निभा रहा है, तो ये एक उदाहरण हमने पहले ही देख चुके हैं कि सेवा क्षेत्र का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में या GDP में 50% से भी अधिक है। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव। सामाजिक क्षेत्र पर उदारीकरण की नीति का मिला जुला प्रभाव पड़ा, अर्थात कुछ इसके सकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं तो कुछ नकारात्मक भी परिवर्तन देखने को मिले। सकारात्मक परिवर्तन में हम बात करें, सामाजिक सेवाओं पर GDP का लगभग 7.09% खर्च हो रहा है। सामाजिक क्षेत्र क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और विभिन्न संवेदनशील वर्गों को सहायता प्रदान करने जैसे कार्य शामिल होते हैं, जिसमें शिक्षा पर 3.31% तथा स्वास्थ्य पर 1.36% सरकार खर्च कर रही है और इनमें सरकार उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है, अर्थात समय के साथ इनमें वृद्धि होती जा रही है। अगर हम नकारात्मक प्रभाव की बात करें सामाजिक क्षेत्र पर, तो पहला है मानव विकास के संकेतकों में बहुत सकारात्मक परिवर्तन देखने को न मिलना। यह उदारीकरण की असफलता को दर्शा रहा है। गिनी गुणांक का मान बढ़ रहा है। गिनी गुणांक के मान बढ़ने से क्या आशय है कि देश में आर्थिक विषमता बढ़ रही है। तो यह असफलताएं उदारीकरण की हमको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है रुपये की विनिमय दर पर प्रभाव। उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली शुरू होने के कारण विनिमय निर्धारण में सरकार या RBI की भूमिका समाप्त हो गई, अर्थात जो विनिमय दर थी उसे उदारीकृत बनाया गया और RBI तथा सरकार की भूमिका को समाप्त किया गया तथा इसका निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा होने लगा, अर्थात बाजार को जितनी आवश्यकता होती है वह उस हिसाब से विनिमय दर निर्धारित होती है कि आपका आयात कितनी मात्रा में होता है और निर्यात कितनी मात्रा में होता है। इससे देश में विदेशी मुद्रा की आवक बढ़ गई तथा लोगों को आसानी से विदेशी मुद्रा प्राप्त होने लगी। साथ ही विदेशी मुद्रा की कालाबाजारी पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सका। यह रुपये की विनिमय दर पर हमने प्रभाव देखा। नेक्स्ट है मुद्रा की परिवर्तनीयता। परिवर्तनीयता अर्थात आपकी जो मुद्रा है जैसे रुपये और दूसरी वह जो मुद्रा है जैसे डॉलर, तो इन दोनों को आप कितनी शीघ्रता से कितनी आसानी से परिवर्तन कर पाते हैं, यह मुद्रा की परिवर्तनीयता है। 1993 में व्यापार खाते में मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया।
यह प्रभाव उसके देख रहे हैं। और 1994 में चालू खाते में मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। इससे क्या लाभ हुआ? तो इससे व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा आसानी से सुलभ होने लगी तथा आयातकों को व निर्यातकों की विदेशी मुद्रा संबंधी जो मांगें थीं वो आसानी से पूर्ण होने लगीं। साथ ही साथ जो नीतिगत बाधाएं इस क्षेत्र में थीं वह समाप्त हो गईं और विदेशी मुद्रा की सुलभता से निर्यात तथा आयात में वृद्धि हुई। जब आपके पास विदेशी मुद्रा होगी तो आप आयात को भी बढ़ावा देंगे और साथ ही साथ अधिक मुद्रा अर्जन करने हेतु निर्यात को भी बढ़ावा देंगे। यह प्रभाव मुद्रा की परिवर्तनीयता पर हमने देखा। वित्तीय क्षेत्र में गतिशीलता अर्थात केंद्र सरकार ने 1993-94 में निजी क्षेत्र में नए बैंक खोलने की अनुमति देकर बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने का प्रयास किया और इसमें सफल भी रही। अर्थात सरकार ने यह अनुमति दी कि आप निजी बैंकों की स्थापना कर सकते हैं। जब अधिक निजी बैंकों की स्थापना होगी तो उसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ावा मिलेगा तो उनकी सेवाओं में सुधार होगा। तो इस क्षेत्र में सरकार क्या सफल रही। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के बाद बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी सुधार हुआ। नवीन तकनीकों का आगमन इस क्षेत्र में हुआ जिसके कारण एटीएम, कोर बैंकिंग सुविधा तथा एनीवेयर बैंकिंग सुविधा जैसी फैसिलिटी अस्तित्व में आई। बैंकिंग ग्राहकों की शिकायतों के उचित समाधान के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की गई। अर्थात जो बैंकिंग ग्राहक हैं उनकी समस्याएं जो हैं उनका शीघ्र निपटान हो उस हेतु बैंकिंग लोकपाल योजना लाई गई। नेक्स्ट हमारा प्रभाव है बीमा क्षेत्र में सुधार। क्या सुधार हुए? तो बीमा क्षेत्र का निजीकरण कर दिया गया अर्थात निजी हाथों में बीमा क्षेत्र को सौंप दिया गया तथा बीमा क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया गया। जब किसी क्षेत्र का निजीकरण होता है तो वह स्वतः ही प्रतिस्पर्धा के हाथों में चला जाता है। साथ ही बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को भी अनुमति दी गई अर्थात इसमें आप एफडीआई भी आप कर सकते हैं, जिसे हाल ही में बढ़ाकर 49% कर दिया गया। 49 अर्थात आपको इसमें स्वामित्व तो नहीं देंगे विदेशी कंपनी को बीमा क्षेत्र में, लेकिन अधिकाधिक 49% आप इसमें एफडीआई कर सकते हैं। नेक्स्ट है नियामकीय शक्तियों को बढ़ावा। नियामकीय शक्ति कैसे? कि पूंजी बाजार के नियमन के लिए सेबी जैसी संस्था की स्थापना की गई, बीमा क्षेत्र के नियमन के लिए इरडा जैसी संस्था स्थापित की गई और दूरसंचार के नियमन के लिए ट्राई जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई। नियमन अर्थात यह इन क्षेत्रों के रेगुलेट करेगी इनको। कृषि क्षेत्र पर प्रभाव हम देखेंगे। देखिए 2015 की मुख्य परीक्षा में 15 मार्क क्वेश्चन में पूछा गया था कि उदारीकरण के कृषि क्षेत्र पर विभिन्न प्रभावों को व्यक्त कीजिए। तो यह टॉपिक यह बिंदु हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसे लास्ट में लिया है और इसके विभिन्न आयाम को हमने इसमें कवर किया है। आर्थिक उदारीकरण ने संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। इससे किसी लिखा है, माफ़ कीजिएगा, कृषि क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या इसमें कार्य किए गए? तो कृषि क्षेत्र में बीमा योजनाओं की शुरुआत की गई। बीमा योजनाओं की शुरुआत के बाद शोध एवं विकास कार्यों को इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया। नवीन बीज नीति का सृजन किया और कृषि क्षेत्र में वायदा कारोबार की शुरुआत की गई। साथ ही साथ कृषि गतिविधियों का विविधीकरण किया गया अर्थात एकाधिक फसलों का उत्पादन अब किसान करने लगे थे। हम इसके अब प्रभाव देखेंगे। हमने सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों में इसको डिवाइड किया है। तो सकारात्मक प्रभाव में हम बात करें तो कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ तथा कृषि में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का प्रवेश हुआ। वाणिज्यीकरण हुआ अर्थात व्यापारिक फसलों का उत्पादन हुआ, साथ ही साथ कृषि में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का प्रवेश हुआ। निजी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें एमएनसीज का कृषि क्षेत्र में प्रवेश हुआ। एमएनसी अर्थात मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि महिंद्रा, रिलायंस, टाटा जैसी कंपनी अब कृषि क्षेत्र में निवेश करने लगी। सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी की बात करें तो कृषि क्षेत्र में बीमा कंपनी लाई गई। बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी बढ़ी जैसे कि एफसीआई और नाबार्ड जैसी संस्था। आगे है कृषि में पूंजीवादी परिवर्तन आए अर्थात नकदी फसलों की खेती बढ़ी है। किसान अब पूंजी लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करने लगे, इस हेतु फसलों का उत्पादन करने लगे। फलता उन्होंने नकदी फसलों की खेती को अधिक बढ़ावा दिया। थर्ड हमारा प्रभाव है सकारात्मक कि बाजार के लिए उत्पादन होने लगा। अब किसान न केवल स्वयं के भोजन के लिए कृषि करते थे अपितु वह बाजार के लिए भी उत्पादन करने लगे। फोर्थ है कम मूल्यों वाले उत्पादों के स्थान पर अधिक मूल्य वाले उत्पादों की खेती से किसानों में समृद्धि आई। अब ऐसी फसलें उत्पादन होने लगीं जो अधिक लाभ कृषक को प्रदान करती हों। कृषि में सहायक क्रियाओं की वृद्धि हुई जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि। अब हम देखेंगे इस पर कि नकारात्मक प्रभाव क्या रहे कृषि क्षेत्र पर। तो पहला इसमें है अधिकांश नकदी फसलें पूंजी प्रदान होती हैं अर्थात अधिक पूंजी की लागत इसमें होती है। तो फलता क्या करेंगे, जब अधिक पूंजी लगानी होगी तो किसान बैंकों से ऋण लेने के हेतु या अन्य संस्थाओं से ऋण लेने हेतु बाध्य हो जाते हैं। जब अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और यह ऋण ले लेते हैं, किसान पर कर्ज हो जाता है, तो इससे किसान पर बढ़ने की
समस्या आ जाती है। बाजार में भाव की अनिश्चितता होने से किसानों की आत्महत्या एक समस्या बनकर उभरी है। किसान अत्यधिक ऋण लेकर कृषि तो कर देते हैं, परंतु जब उनको अपने फसल पर उचित भाव नहीं मिल पाता, उसकी अनिश्चितता होती है, तो किसान आत्महत्या करने के लिए आतुर हो जाते हैं। थर्ड, इसका नकारात्मक प्रभाव है अधिक खाद एवं रसायनों के प्रयोग से मानव में बीमारियां बढ़ी हैं। वर्तमान समय में जो अधिक ध्यान देने वाली बात कृषि में होती है वह उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है, ना कि इसके विभिन्न क्षेत्रों पर। फलतः अधिक खाद एवं रसायनों का प्रयोग कृषक करते हैं, जिससे मानव में बीमारियां बढ़ रही हैं। अधिक उत्पादकता की चाह में भूमि बंजर हो रही है, भूमि की उर्वरता खत्म हो रही है। औद्योगिक एवं शहरी विकास के क्रम में कृषि योग्य भूमि का गैर कृषि कार्यों में उपयोग बढ़ा है, अर्थात शहरीकरण बढ़ रहा है। तो जो जमीन पहले कृषि हेतु उपयोग की जाती थी, अब उसमें बड़े बड़े मल्टी और विभिन्न क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट हमारा नकारात्मक प्रभाव है कि मनरेगा जैसी योजना जो सरकार ने लागू की, उससे कृषि मजदूरों की कमी हो गई। जो कृषि क्षेत्र में मजदूर कार्य करते थे, अब वह मनरेगा योजना में कर रहे हैं, तो कृषि लागत में वृद्धि हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को उनकी उपज का बाजार मूल्य ना मिलकर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी से तय रकम ही मिलती है, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट में यह निश्चित हो जाता है कि हम आपकी फसल किस मूल्य पर खरीदते हैं। फलतः ऐसे में बाजार मूल्य अधिक होने पर कृषकों को घाटा होता है। यदि बाद में बाजार मूल्य अधिक हो जाता है तो किसान को तो उसी मूल्य पर उस कॉन्ट्रैक्टर को अपनी फसल बेचना होता है, जो कि वह पहले ही निर्धारित कर चुका है। इस तरह हमारा कृषि क्षेत्र पर प्रभाव हुआ। अब हम निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उदारीकरण के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संकुचन हुआ तथा निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। साथ ही साथ विनिवेश से प्राप्त धन का उपयोग सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए भी किया जाने लगा। सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए अर्थात विभिन्न जो संवेदनशील वर्ग हैं, जैसे वृद्ध हुए, बच्चे हुए, महिलाएं हुई आदि के लिए समाज के लोगों के लिए सरकार ने सहायता कार्यक्रम चलाने लगे, जिससे सरकार की निजीकरण के दौर में भी समाज के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित हो रही है। इस तरह हमारा उदारीकरण टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।